स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 6। तारीख थी 20 अप्रैल। मुल्क था रशिया, शहर था मॉस्को और वक्त था रात के 12 बजे का। मंजर था एक बहुत सीधा से घर का, जहाँ पर एक कमरे में एक साथ कई स्क्रीन्स लगाई गई थी और हर स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजिर चल रहे थे। इन स्क्रीन्स के सामने दो लोग बैठे कीबोर्ड पर मुसलसल टाइपिंग कर रहे थे, जबकि इनके पीछे भी दो लोग खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। इन स्क्रीन्स पर चलने वाले मनाजिर में वही 6 दोस्त थे जो इस वक्त तुर्की में बैठे अपनी दोस्त के फ्लैट से मरमरा का समंदर देख रहे थे। जबकि इनमें से एक स्क्रीन ऐसी भी थी जिस पर बिजनेस टाइकून जाजिब कमाल के मनाजिर चल रहे थे। इसके ऑफिस से निकलने की वीडियो, ऑफिस जाते की वीडियो, कमाल हाउस जाने और आने की वीडियो, वो किस वक्त कहाँ जा रहा था, आ रहा था, गर्ज हर चीज़ की वीडियो देखी जा रही थी। यूँ जैसे इन 6 दोस्तों के साथ साथ जाजिब कमाल पर भी नज़र रखी जा रही है। बॉस, ये लड़की इनके ग्रुप में अभी अभी शामिल हुई है। खबरियों के मुताबिक ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सैयद इब्राहिम अलवी के छोटे साहबजादे सैयद जोयान अलवी के साथ वाले फ्लैट में क़याम पजीर है और इस लड़की को जोयान अलवी के साथ हर जगह देखा जा रहा है। शायद यही लड़की हमारा टारगेट है। इसके अलावा ये जो मोटी लड़की है, इसका नाम उन्जिला फारूक है। ये भी इन 6 दोस्तों में से एक है और इस लड़की के साथ भी हमारे खबरियों ने एक मास्क वाला लड़का देखा है। वो कौन है अभी तक हमारे खबरी पता नहीं कर पाए। इस लड़के को पहले कॉफ़ी शॉप में उन्जिला फारूक के साथ देखा गया है, फिर हमारे खबरियों ने इस लड़के को उन्जिला फारूक के हॉस्टल के रूम से निकलते देखा है और ये जो नई लड़की इनके ग्रुप में आई है, हमारे खबरियों को शक है कि ये इस मास्क वाले लड़के को बहुत अच्छे से जानती है। इसके अलावा हमारे खबरियों का कहना है कि ये मास्क वाला लड़का और उबैद शराजी का बेटा उमैस शराजी हूबहू एक जैसे लगते हैं। कद काट, बोलने का अंदाज एक जैसा है, मगर इस मास्क वाले लड़के की आवाज़ थोड़ी भारी है, जबकि उमैस शराजी की आवाज़ काफ़ी मीठी है। अब आप बताएं बॉस कि क्या करना है। मतलब कि कहानी शुरू हो चुकी है, मगर हमें इस लड़की और मास्क वाले लड़के के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, इसलिए हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ अपनी शक की बिना पर कुछ नहीं कर सकते। पक्के सबूत चाहिए हमें। अपने खबरियों को इन सातों पर और इस मास्क वाले लड़के पर नज़र रखें और हमें पल पल की खबर दें। मुझे लगता है हमें इसे मोहरा बनाना चाहिए। जाजिब कमाल मशारिब कमाल का बड़ा भाई है और मशारिब कमाल इन 6 दोस्तों में से एक है। अगर हम जाजिब कमाल को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करें तो हम इस लड़की और इस मास्क वाले लड़के का पता कर सकते हैं कि ये दोनों असल में कौन है। कंप्यूटर के आगे बैठे 2 लोगों में से एक बोलता सारी इन्फॉर्मेशन देता गया, साथ साथ वो स्क्रीन पर उन्जिला, जोयान, हयाम और नाइट किंग की तस्वीर भी दिखाता गया। इसकी पूरी बात सुनते इसके पीछे खड़ा लड़का फ़ौरन बोला तो इसके साथ खड़ी लड़की ने मशवरा दिया, जिस पर इस लड़के ने इसे घूर कर देखते हाँ में सर हिलाया और फिर वो झुकता, सामने बैठे आदमी के कंधे पर हाथ रखता, जाजिब कमाल की तस्वीरें और वीडियो स्लाइड करके देखने लगा। फ्रांस के शहर पेरिस में इस वक्त रात का 1 बज रहा था। पेरिस के तमाम रिहायशी इस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। ऐसे में 3 काली लैंड क्रूज़र आगे पीछे पेरिस की सड़कों पर दौड़ रही थी। फिर वो तीनों गाड़ियां एक बड़े से आलीशान घर के आगे रुकी और इनमें से एक आदमी के साथ कई गार्ड्स बाहर निकले। काले बाल जिन्हें जल की मदद से खड़ा किया गया था, दूधिया सफ़ेद रंगत, खड़ी मगरूर नाक और लंबी गर्दन, चौड़ा सीना और गर्दन और बाजुओं की फूली नसें इसके कसरत से जिम करने का पता दे रही थी। सी ग्रीन आंखों से वहशत टपक रही थी। 6 फुट जितना कद, बिलाशुबा वो हसीन मर्दों में से एक था। काली जीन्स पर काली शर्ट पहने, पैरों में काले ब्रांडेड जॉगर्स पहने वो अपनी गर्दन बार बार दाएं बाएं हिला रहा था। मुंह से बार बार सिगरेट का धुआं उड़ाते वो अपने गार्ड्स के हमरा इस घर के अंदर दाखिल हुआ था। आज डिमोन खुद इस घर तक आया था, यानी कि आज फिर किसी की मौत का वक्त आया था, क्योंकि डिमोन अपने साथ तबाही लाया था। वो आज अरहम सुल्तान की मौत का फरमान लाया था। पूरे फ्रांस में डिमोन की दहशत का बसेरा था। फ्रांस का बच्चा बच्चा डिमोन के नाम से डरता था, क्योंकि डिमोन इस अजाब का नाम था जो अगर किसी पर बरसता था तो उस शख्स की जान लेकर हटता था। अगर फ्रांस में एक पत्ता भी गायब होता था तो इसमें डिमोन का हाथ होता था। पूरे डार्क वर्ल्ड में डिमोन को मौत का फरिश्ता भी कहा जाता था। वैसे तो डिमोन किसी के सामने नहीं आता था, मगर जब आता था तो वो अगले की जान लेकर ही जाता था। असल में डिमोन कैसा दिखता है ये सिर्फ शाजिल मिराज और डिमोन के साथ काम करने वाले इसके गार्ड्स और मुलाजमीन जानते थे, और किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो डिमोन की असलियत दुनिया के सामने लाएं। डिमोन सिगरेट के गहरे गहरे कश लेता सुल्तान का हाउस के अंदर की जानिब बढ़ा था। वो अपने भारी कदमों की चहाप छोड़ता सीधा सुल्तान हाउस के लाउंज में पहुंचा था, जहां पर पहले से ही एक शख्स को डिमोन के लोगों ने पकड़ रखा था। वो शख्स कोई और नहीं अरहम सुल्तान था, जो डिमोन के आदमियों से मार खा कर अधमुआ हो चुका था।
डिमोन के गार्ड्स ने इसे घुटनों के बल ज़मीन पर गन पॉइंट पर बिठा रखा था। लाउंज में भारी कदमों की आवाज़ सुनते अरहम सुल्तान ने डरते-डरते सर उठाया था। डिमोन को सामने से आते देखकर इसका सांस खुश्क हुआ था। डिमोन सीधा आता इसके सामने सोफे पर टांग रखकर बैठा था। कैसे हो सुल्तान? मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। चलो खैर, मेरी तो जो ना मानी वो एक तरफ, मगर तुमने मेरे आदमियों की डिमांड भी नहीं मानी, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझे शराफत से बता दो वो लड़कियाँ कहाँ हैं जिन्हें तुम स्मगल करके फ्रांस लाए हो। मेरे लिए इन लड़कियों को ढूंढना मुश्किल काम नहीं, मगर मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी की रिहाई का मौका। इसलिए मुझे बता दो इन लड़कियों का, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर इस सुल्तान हाउस को जला दूंगा और इन लड़कियों का पता तो मैं लगवा ही लूंगा। डिमोन, वो लड़कियां यहाँ नहीं हैं, उन्हें मैं कल ही बाय रोड मिस्र की तरफ रवाना कर चुका हूँ। मैं तुम्हें इस ट्रक का भी बता दूंगा जिनमें वो लड़कियां हैं। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, ये तो तुमने मुझे पुरानी खबर दी है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं और इन ट्रक्स का मैं खुद पता करवा लूँगा। मज़ा नहीं आया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में मुझे। नहीं डिमोन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। डिमोन की बात सुनते अरहम सुल्तान फ़ौरन बोला तो डिमोन ने मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर अरहम सुल्तान ने इसकी मिन्नतें करना शुरू की, मगर डिमोन ने इसकी एक ना सुनी, ठीक वैसे जैसे वो शख्स उन 1000 मासूम लड़कियों की एक ना सुनता था जिन्हें वो स्मगल करके फ्रांस लाता था और इनसे जिस्म फरोशी करवाता था। डिमोन ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लगाते ही इसे अरहम सुल्तान की गर्दन पर मसलते बुझाया तो अरहम सुल्तान ने जलन की वजह से चीखें मारी। फिर डिमोन उठ खड़ा हुआ और इसने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग की इंतहाई स्टाइलिश बंदूक निकाली। इस बंदूक पर डिमोन नाम के हर्फ कनंदा थे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, आज मैं मूड में नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी आसान मौत दे रहा हूँ, वरना तुम मेरे कत्ल करने के अंदाज को जानते हो। जब तक मैं अगले बंदे का गोश्त इसकी हड्डियों से जुदा ना कर दूँ मुझे चैन नहीं आता। मगर फिक्र मत करो, तुम मेरे क्राइम पार्टनर रह चुके हो। अब जिंदा रहकर तो तुमने कभी कोई सवाब नहीं कमाया, मगर मरने के बाद तुम मेरी बदौलत ज़रूर सवाब कमाओगे। मैं तुम्हारे गुर्दे, दिल, आंखें, गर्ज के हर चीज़ तुम्हारे जिस्म से निकाल कर ज़रूरतमंदों को मुफ्त में दूंगा ताकि इनके प्यारों के लिए आसानी हो। अलविदा सुल्तान, मिलते हैं अगले जहान में। डिमोन की बात सुनते अरहम सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके मुंह से अपनी हालत सुनते अरहम सुल्तान के रोंगटे खड़े हुए। फिर डिमोन ने अपनी बंदूक लोड की और इससे अरहम सुल्तान का निशाना बांधा और बस फिर सुल्तान हाउस में यकदमी गोली की आवाज़ गूंजी और अरहम सुल्तान जो घुटनों के बल बैठा डिमोन की मिन्नतें कर रहा था ढीला पड़ता ज़मीन पर जा गिरा। इसके जिस्म का हर हिस्सा एहतियात से बाहर निकालो और इसे फ्री में डोनेट कर दो ताकि किसी का भला हो सके। याद रहे, फ्री में डोनेट करना है। ये काम करके इस समेत इसके घर को आग लगा दो ताकि फ्रांस वालों को पता चल सके कि डिमोन की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। डिमोन गुस्से से अपनी बात मुकम्मल करता भारी कदमों की छाप छोड़ता वहां से निकलता चला गया, जबकि इसके हुक्म के ऐन मुताबिक इसके आदमियों ने अरहम सुल्तान के तमाम अज़ा, दिल, गुर्दे, आँखें, जिगर, फेफड़े, अंतड़ियाँ और रीढ़ की हड्डी निहायत महारत से निकालकर बर्फ़ के डब्बों में रखे और फिर अरहम सुल्तान को इस खून आलूद हालत में छोड़ते सुल्तान हाउस से बाहर निकले और फिर एक धमाके के साथ इस घर को उड़ाते वहां से निकलते चले गए, जबकि पीछे काली अंधेरी रात में सुल्तान हाउस आग की लपटों में गिरा थोड़ा थोड़ा करके ढह गया। तुर्की में इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। कसरे सिकंदर पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती इसे मजीद दिलकश बना रही थी। ऐसे में कसरे सिकंदर के लाउंज में आओ तो सारे मुलाजमीन अपने कानों पर हाथ रखे अल्लाह से माफ़िया मांग रहे थे। सिकंदर बलाज भी अपने कानों पर हाथ रखे अपने सामने ज़मीन पर बैठी अपनी 20 साला नौजवान बेटी को देख रहे थे, जिसने पिछले आधे घंटे से पूरा कसरे सिकंदर सर पर उठाया हुआ था। वैसे तो हरमबाजी 3 बजे या अपने बाप के उठाने से पहले नहीं उठती थी, मगर आज मैडम 1 बजे अपने बाप के उठाए बगैर ही उठ चुकी थी और तब से इसने कसरे सिकंदर में रोना मचाया हुआ था। ना नाश्ता खाया था ना दवाई, बस ज़मीन पर 2 साला बच्चों की तरह लेटी हाथ पैर मार रही थी और मैडम का बस एक ही रोना था, इसे इसके गार्ड जी चाहिए। सालार का ड्यूटी टाइम तो 2 बजे था, मगर आज सिकंदर बलाज के घर होने की वजह से वो छुट्टी ले चुका था। इसने सिकंदर बलाज को बताया था कि इसे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाना है। सिकंदर बलाज ने भी सालार को छुट्टी दे दी थी। वो 2 हफ्तों से मुसलसल ड्यूटी कर रहा था, तो अब इतना तो उस बेचारे का हक बनता था। सालार के छुट्टी मांगने पर ही सिकंदर बलाज को पता चला था कि कमाल उमर का छोटा बेटा मशारिब कमाल सालार का दोस्त है और वो सब दोस्त कमाल साहिब के वलीमे के लिए शॉपिंग पर जाने का इरादा रखते हैं। सिकंदर बलाज कमाल साहिब के बिजनेस पार्टनर थे, वो भी उनके वलीमे पर मदऊ थे। वो कमाल साहिब के वलीमे के बारे में जानते थे, इसलिए सालार को छुट्टी देने की गलती कर बैठे थे। हरम बाबा की जान, रोना बंद करो, गार्ड जी की आज छुट्टी है, वो आज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने मुझसे छुट्टी ली है।
सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम ने रोते हुए सवाल किया तो सिकंदर बलाज ने गहरा सांस भरते जवाब दिया, जिस पर हरम का मजीद रोना शुरू हुआ। नी, मुझे गार्ड जी चाहिए, वो मेरे गार्ड जी हैं, तो आप उन्हें छुट्टी कैसे दे सकते हैं? मेरे गार्ड जी ने मुझसे छुट्टी नहीं ली, मुझे मेरे गार्ड जी चाहिए, मुझे मेरे गार्ड जी चाहिए। फहद, फ़ोन करो सलार को और उससे बोलो मुझे 10 मिनट में वो मेरे घर में चाहिए, अपनी इस छोटी मालकिन से छुट्टी लेकर जहाँ मर्जी घूमता फिरे। हरम रोती हुई उठकर बैठी और फिर सू सू करके बोलती वापस से ज़मीन पर लेटती नागिन डांस करती रोना मचाने लगी, जिस पर तंग आकर सिकंदर बलाज गुस्से से बोले तो फहद ने हाँ में सर हिलाया। वो जो समझ रहा था हरम अब ठीक हो रही है, इसे यूँ नागिन डांस करते गार्ड जी का रोना मचाते देखकर वो अपना फ़ोन लेता बाहर की जानिब भागा। फहद, गया है फ़ोन करने, रोना बंद करो और उठकर नाश्ता करो अब। नी, मुझे गार्ड जी चाहिए। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम चीख कर रोती बोली तो सिकंदर बलाज को लगा आज इनके कान पक्का ख़राब हो जाएंगे। वो गहरा सांस भरते हरम बाजी का स्टेमिना देखने लगे। वो देख रहे थे हरम बाजी इस गार्ड जी का रोना और कितनी देर मचा सकती है। फहद कसरे सिकंदर के पोर्च में आता फ़ौरन से सलार को फ़ोन कर गया। सलार जो अपने दोस्तों के साथ मॉल ऑफ इस्तांबुल में घूमता शॉपिंग कर रहा था, फहद की कॉल आती देखकर परेशान हुआ। अबे क्या हुआ, किसकी कॉल है जो तू इतना परेशान हो रहा है? मेरे बॉस की कॉल है, 1 मिनट। कमीने, तूने छुट्टी नहीं ली? मशारिब के सवाल पर सलार फ़ौरन बोला तो मशारिब ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर सलार जो कॉल उठा चुका था ने इसे इशारे से बताया कि वो छुट्टी लेकर ही आया था। मिस्टर सलार, सिकंदर सर कह रहे हैं आप अगले 10 मिनट में कसरे सिकंदर में मौजूद हों। मगर फहद भाई, मैं सिकंदर सर से छुट्टी लेकर आया था। जी, ये बात हम दोनों जानते हैं, मगर यहाँ एक इमरजेंसी पड़ी है, इसलिए सिकंदर सर ने आपको बुलाया है। कॉल रिसीव होते ही फहद फ़ौरन बोला तो सलार ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर फहद ने गहरा सांस भरते जवाब दिया तो सलार ज़रा परेशान हुआ। ठीक है फहद भाई, मैं आता हूँ। याद रहे मिस्टर सलार, सिर्फ 10 मिनट, 11वें मिनट आपका हिसाब कर दिया जाएगा, फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं। जी फहद भाई। सलार की बात सुनते फहद ने धमकी देना मुनासिब समझा। अब तो वो भी गार्ड जी की गिरदान सुनते तंग आ गया था, जबकि फहद की धमकी पर सलार फ़ौरन बोलता कॉल काट गया। सॉरी यार, एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा, 10 मिनट में ना पहुंचा तो जॉब से निकाल देंगे। अच्छा, और यहाँ से तू वहाँ तक जाएगा कैसे? यहाँ से कसरे सिकंदर का रास्ता ही 20 मिनट का है साहब। देखता हूँ, कुछ करता हूँ। सलार की बात सुनते जोयान फ़ौरन बोला तो सलार ने परेशानी से जवाब दिया, चल हम सब भी साथ चलते हैं, तू फ्री होगा तो साथ में वापस आ जाएंगे। गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा, 10 मिनट में कसरे सिकंदर पहुँचना है। मशारिब की बात सुनते सबने हाँ में सर हिलाया तो मशारिब ने जोयान के हाथ से इसकी गाड़ी की चाबी छीनी, जिस पर जोयान ने इसे घूर कर देखा। फिर वो सातों फ़ौरन से पहले जाते गाड़ियों में बैठे। एक गाड़ी उमैस जबकि दूसरी मशारिब ड्राइव कर रहा था और फिर ठीक 10 मिनट बाद इनकी दोनों गाड़ियाँ कसरे सिकंदर में दाखिल हुईं। सलार का चेहरा देखते इन्हें गाड़ियाँ अंदर ले जाने की इजाज़त मिल गई थी। फहद जो हरम की गार्ड जी की गिरदान मजीद नहीं सुन सकता था, वो सलार को कॉल करने के बाद पोर्च में ही इसका वेट करने लगा। 2 गाड़ियों को तेज़ी से पोर्च में आकर रुकते और इससे सलार को उतरते देखकर फहद ने शुक्र का कलमा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, ये सब मेरे दोस्त हैं, हम शॉपिंग पर गए थे, आपकी इमरजेंसी का सुनकर इकट्ठे इधर ही आ गए। वैसे हुआ क्या है? वालेकुम अस्सलाम, अंदर जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। सलार की बात सुनते फहद फ़ौरन बोला तो सलार हाँ में सर हिलाता अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि इसके पीछे इसके दोस्त और फहद भी अंदर आए। लाउंज में दाखिल होते ही इन्हें हरम के गार्ड जी की गिरदान सुनाई दी, जबकि एक 20 साला इंतहाई हसीन लड़की को ज़मीन पर लेटे नागिन डांस करते देखकर सलार के सब दोस्तों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा, जबकि सलार मौदब से जाता सिकंदर बलाज के सामने खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गार्ड जी? सलार के सलाम करने पर सिकंदर बलाज ने फ़ौरन जवाब दिया। इससे पहले वो कुछ बोलते हरम अपने गार्ड जी की आवाज़ सुनते उठकर बैठती बोली, जबकि इसका रोना बंद होते देखकर सिकंदर बलाज और कसरे सिकंदर के मुलाजमों ने शुक्र अदा किया। जी मैम। गंदे गार्ड जी, आप गंदे हो आप। हरम की आवाज़ पर सलार सवालिया अंदाज में बोला तो हरम ने उठते ज़ोर ज़ोर से अपने नाजुक हाथ के मुक्के सलार के सीने पर मारे और फिर चिल्लाना शुरू किया तो सलार ने गहरा सांस भरा। मगर मैम, मैंने किया क्या है? आपकी मालकिन मैं हूँ, ये गंदे बाबा नहीं है। आपने मुझसे छुट्टी क्यों नहीं ली और आप आज मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि मैम आज सर घर पर थे और मुझे दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाना था, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ले ली। मुझे इस जॉब पर उन्होंने ही रखा था। सलार के सवाल पर हरम गुस्से से बोलती फिर से इसे मुक्के मारने लगी, जबकि सलार इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ता इसे रोकता परेशानी से बोला तो हरम ने मुंह बनाते सलार को देखा। बाकी सब तो हैरानगी से इन दोनों को देख रहे थे। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी शॉपिंग है? हाँ, क्योंकि मुझे एक फ़ंक्शन पर जाना है। अब शॉपिंग करूँगा तो फ़ंक्शन पर तैयार होकर जाऊँगा ना, ऐसे कैसे जाऊँगा?
बाबा ये गार्ड गंदे हो गए हैं, मैं इनसे कटी हो गई हूँ, बता दें इन्हें, और आप इस गंदे गार्ड को लात मारकर बाहर फेंके, मुझे नहीं चाहिए ये गंदे गार्ड। हरम के सवाल पर सलार ने फौरन जवाब दिया, जबकि मशारिफ, ज़यान और उमैस ने अपनी हंसी दबाई। सलार की बात सुनते सिकंदर बलाज ने हैरानगी से सलार को देखा। इन्हें अपने इतने समझदार गार्ड से ऐसे जवाब की तवक्का ना थी। वो तो समझ रहे थे सलार दूसरे लड़कों की तरह हरम के नखरे उठाने के अंदाज में बोलेगा कि तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी हो सकता है भला। मगर यहाँ तो सलार का जवाब ही टेढ़ा था। सलार के इस जवाब पर हरम का दूधिया सफेद गाल पल में लाल सुर्ख हुआ। भले से वो पागल थी, मगर थी तो लड़की ना। हर लड़की की तरह इसे भी अपने नखरे अपने गार्ड जी से उठवाने की आदत हो चुकी थी। हरम गुस्से से मुंह मोड़ती चिल्लाती बोली तो सलार ने आंखें फाड़ते हरम को देखा, यानी कि वो मैडम इसे जॉब से किक आउट करने का बोल रही थी। जबकि हरम की बात पर और सलार की शक्ल देखते मशारिफ का छत पार कहका लाउंज में गूंजा था, गार्ड जी जिन बाबा आ गया। मशारिफ का कहका सुनते सिकंदर बलाज ने मशारिफ कमाल को देखा। इस शख्स को पहचानना मुश्किल काम तो ना था, वो हूबहू अपने बाप जैसा था। जबकि सलार ने दिल में इसे 900 सलवातों से नवाजा। मशारिफ के कहके पर हरम डरती फौरन बोली और फिर जिस गार्ड जी को जॉब से निकालने पर तुली थी फौरन इसके पीछे यूं छुपी जैसे मशारिफ साहिब हरम का खून चूसने आए हों। है तो वैसे जिन बाबा ही, बड़ा आया गार्ड जी बनने। अबे साले, तुझे तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं। हो, आप मेरे गार्ड जी को गाली दे रहे हैं? सलार की बात सुनते मशारिफ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो इसके मुंह से साला लफ्ज सुनते हरम, जो डरकर सलार के पीछे छुपी थी, शेरनी बनती फौरन आगे आई तो मशारिफ इसे देखता मुस्कुराया। हाँ, दे रहा हूँ तुम्हारे गार्ड जी को गाली, तो क्या करोगी तुम? मैं आपको मारूंगी। अच्छा, इतनी सी हो तुम, क्या मारोगी मुझे? मशारिफ का सवाल सुनते हरम चीख कर बोली तो मशारिफ ने फौरन जवाब दिया। इससे पहले मशारिफ अपनी बात मुकम्मल करता हरम पास पड़ा आवाज उठाती मशारिफ के सर में मार गई, जिस पर मशारिफ की चीख पूरे कसरे सिकंदर में गूंजी। जबकि बाकी सबने हैरानगी से हरम को देखा। मैम, ऐसे मारते नहीं है, बुरी बात होती है। मैं आपकी मैम नहीं हूँ, आप मुझे छोड़कर गए गंदे गार्ड जी। देखो हरम, तुम तो अच्छी बची हो ना, तुम्हारे गार्ड जी तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे, वो तो बस कपड़े लेने गए थे। अब तुम बताओ, तुम्हारे गार्ड जी नंगे घूमते अच्छे लगते भला? सलार की बात पर हरम चीखती बोली तो हयाम आगे बढ़ती इंतहाई प्यार से बोलती हरम के हाथ से वास पकड़ गई, जिस पर हरम ने परेशानी से पहले हयाम को, फिर अपने बाबा को और फिर अपने गार्ड जी को देखा। सच्ची गार्ड जी, आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए? नहीं मैम, इसीलिए तो मैं शॉपिंग पर गया था, मगर आपने मुझे वापस बुला लिया। हरम के सवाल पर सलार मुंह बनाता बोला तो हरम परेशान हुई, फिर भागकर ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो सबने इसे हैरानगी से देखा। सिकंदर बलाज के इशारा करने पर एक मुलाजमा हरम के पीछे गई, जबकि उमैस ने आगे बढ़ते मशारिफ के माथे का मुआयना किया। मशारिफ बेटे, आप ठीक हैं? जी अंकल, बस हल्का सा दर्द हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ अंकल, बस हल्का सा निशान पड़ा है, बाकी सब ठीक है। सिकंदर बलाज की बात सुनते मशारिफ फौरन बोला तो उमैस ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सिकंदर बलाज ने गहरा सांस भरा। इससे पहले कोई कुछ बोलता हरम वापस आती सलार के सामने खड़ी हुई। ये गार्ड जी को दे दें। ये क्या है हरम? बाबा, ये मेरे कपड़े हैं, मेरे गार्ड जी के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और मैंने गार्ड जी को वापस बुला लिया। अब मेरे गार्ड जी क्या पहनते, तो बस मैं गार्ड जी को अपने कपड़े दे रही हूँ, अब वो मेरे कपड़े पहनेंगे, फिर गार्ड जी शेम नहीं होंगे। हरम की बात सुनते मुलाजमा ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े सलार के सामने रखे तो सिकंदर बलाज ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर हरम फौरन बोली तो इन लेडीज कपड़ों को देखते सलार का मुंह लाल हुआ, जबकि बाकी सबके साथ साथ सिकंदर बलाज और फहद ने भी अपनी हंसी दबाई। वो इतनी सी लड़की अपने 6 फुट लंबे गार्ड को अपने कपड़े ना सिर्फ दे रही थी, बल्कि इसमें से एक पीले रंग का फ्रॉक उठाती सलार के सीने पर रखती मुआयना कर रही थी कि ये रंग सलार पर अच्छा लगेगा या नहीं। जबकि सलार ने अपनी आंखें बंद करते गहरा सांस भरा और फिर हरम के हाथ से फ्रॉक पकड़ा। मैम, मैं लड़का हूँ और आप लड़की हैं, मैं आपके कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? आप ये सब वापस रखवा दें, मैं शॉपिंग कर लूँगा। नहीं, आप मेरे कपड़े पहनेंगे और अभी पहनेंगे। चले ये वाला पहन कर दिखाएं और आप फिक्र ना करें, मैं आपको अच्छा सा मेकअप करके तैयार भी करूँगी। फहद भाई इधर आए। जी मैम। सलार की बात सुनते हरम जिद्दी अंदाज में बोली तो सलार इसके इरादे सुनते हैरान हुआ, जबकि हरम फहद को हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा करती बोली तो फहद मुअद्दब सा इसके पास आता बोला, आप प्लास और हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू रेंच लेकर आए। क्यों मैम? मैंने गार्ड जी को टॉप्स पहनाने हैं, मगर उनके कान में सुराख नहीं है। अब सुराख करूंगी तो पहनाऊंगी ना, और मैं आपकी मैम हूँ, सवाल ना करें, लेकर आए जाएं। हरम की बात सुनते सबने इसे हैरानगी से देखा तो फहद ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हरम इसकी अकल पर अफसोस करने के अंदाज में बोलती आखिर में अपने मैम होने का रोब झाड़ गई, जबकि इसके ख्यालात जानते सलार को अपनी रूह परवाज होती महसूस हुई।
मगर हरम, तुम हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर क्यों मंगवा रही हो? इससे कान में सुराख थोड़ी करते हैं। ड्रिल मशीन मंगवाओ, इससे करना सुराख। हाँ, आप वो भी लाएं जो ये जिन बाबा कह रहे हैं। जाएं भी अब। जी मैम। हरम की बातों पर सब हैरानगी से इसे देख रहे थे, जो आज अपने गार्ड जी को ऊपर पहुंचाने का इरादा रखती थी, जबकि सिकंदर बलाज परेशानी से कभी अपनी बेटी और कभी अपने गार्ड को देखते। फिर मशारिब आगे बढ़ता बोला तो सबने हाँ में सर हिलाया, जबकि इसकी आखिरी बात सुनते सबने इस शैतानों के चाचा जी को देखा, जो हरम को एक नए मशवरे से नवाज चुका था। मशारिब की बात पर हरम फौरन बोली तो फाद हाँ में सर हिलाता सलार को देखता वहां से चला गया, जबकि हरम अब लाल रंग का फ्रॉक उठाती अपने गार्ड जी के सीने पर रखकर देखने लगी। हरम बेटा, लड़के ये सब नहीं पहनते, ना ही वो कानों में सुराख करवाते हैं। आपको नहीं पता बाबा, मुझे पता है, सब यही कपड़े पहनते हैं और टॉप्स भी पहनते हैं। आप तो बुद्धू हो, आपको कुछ नहीं पता चलता। मगर मैम, ये कपड़े तो गंदे हैं, हम अच्छे वाले कपड़े ले आते हैं। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम अपने बाप की अकल पर मातम करती अपने माथे पर हाथ मारती बोली तो सिकंदर बलाज हैरान हुए। यानी कि हरम मैडम का दिमाग दुरुस्त था, खराब तो सिकंदर बलाज का दिमाग था, जिन्हें कुछ नहीं पता था। जबकि हरम की बात सुनते सलार मासूमियत से बोला तो हरम ने सलार को देखा। आप क्या कहना चाहते हैं गार्ड जी, मेरे कपड़े गंदे हैं? नहीं मैम, मैंने कब ऐसा कहा, ये सब अच्छे हैं, मगर हम न्यू लेंगे, ये तो पुराने हो गए हैं ना। अच्छा ठीक है नैना, इन सबको जला दो, ये पुराने और गंदे हो गए हैं। हरम के सवाल पर मशारिब हरम के पीछे खड़ा होता जोर जोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा, जिस पर सलार ने फौरन नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया तो हरम सामने खड़ी मुलाजमा रजिया को अपना ही नाम देती बोली, जिस पर सलार ने इसे हैरानगी से देखा। यह हरम का अपना स्टाइल था। इसने एक मुलाजमा के 400 नाम रखे हुए थे। वो कभी नैना होती, कभी फाखरा, कभी बतूल तो कभी शाजिया, मगर नहीं होती थी तो बस रजिया नहीं होती थी। मगर जलाने की क्या ज़रूरत है, ये तो आपके कपड़े हैं, आप पहन सकती हैं। मैं पुराने कपड़े क्यों पहनूं, मैं कोई गंदी बच्ची हूँ? नहीं मैम, मैंने ऐसा कब कहा? सलार की बात सुनते हरम अपने दोनों हाथ पसलियों पर रखती बोली तो सलार फौरन बोला, जबकि सलार की हालत देखते अब तो सिकंदर बलाज को भी इस पर तरस आने लगा। वो बेचारा अच्छा फंसा था। तो फिर क्या कहा आपने गार्ड जी? मैं कह रहा था कि आप जला दें, हम न्यू ले आएंगे। क्यों? मैं अपने इतने अच्छे कपड़े क्यों जलाऊं? हरम की बात सुनते सलार कुछ सोचता बोला, फिर जब आगे समझ ना आया तो हार मानता हरम की बात मान गया, जिस पर हरम पलटा खाती बोली तो सलार का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। बाजी, आप चाहती क्या हैं? मैं बाजी नहीं मैम हूँ। हार गया मैं आपसे। पहना लें आप ये कपड़े मुझे और कर ले सुराख मेरे कान में, बना दे मुझे खुसरा। सलार हल्के गुस्से से बोला तो हरम ने फौरन इसकी नॉलेज में इजाफा किया, जिस पर सलार थक कर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठता बोला तो इसके सब दोस्तों ने कहका लगाया, जबकि हरम भी घुटनों के बल इसके पास बैठी। बस गार्ड जी, बस चुप, रोते नहीं है आप। कोई गंदे गार्ड जी हैं जो रोए? चुप करें गार्ड जी। एक क्वेश्चन करूं? करें। खुसरा क्या होता है? हरम सलार का सर अपने सीने से लगाती से हल्का हल्का थपकती बोली, फिर सवाल किया तो सलार ने हंकारा भरते जवाब दिया, जिस पर हरम ने सवाल किया, जबकि इसका सवाल सुनते सलार ने अपना सर उठाते हरम को देखा तो वो मुस्कुरा दी। इसे इसे खुसरा कहते हैं। अच्छा, इनका नाम खुसरा है? नहीं हरम, बुरी बात, ये लफ्ज़ अच्छा नहीं होता, ये लफ्ज़ नहीं बोलते। ओके। सलार 2 मिनट तक हरम को देखता रहा, जबकि मशारिब का हंस हंसकर बुरा हाल हुआ। मशारिब को हंसता देखकर सलार मशारिब की तरफ इशारा करता बोला तो सिकंदर बलाज और मशारिब ने घूर कर इसे देखा, जबकि हरम अपनी समझ के मुताबिक फौरन बोली तो हयाम ने आगे बढ़ते इसे समझाया, जिस पर हरम ने हाँ में सर हिलाया, फिर अपने गार्ड जी के सर पर हाथ रखते हल्का हल्का सा थपथपाया तो सलार ने गहरा सांस भरा। मैम, क्या मैं अब शॉपिंग पर जा सकता हूँ? नी। क्यों? सलार के सवाल पर हरम नफ़ी में सर हिलाती यक लफ्ज़ी जवाब दे गई, जिस पर सलार ने मुंह बनाते सवाल किया, मेरे फुट मसाज का टाइम है। तो आप करवाएं मसाज, मैं क्या करूं? मेरा फुट मसाज करें गार्ड जी। हरम की बात सुनते सलार फौरन बोला तो हरम ने मुंह बनाते जवाब दिया, मगर वो तो नैना करती है। कौन नैना? ओहो गार्ड जी, वो नैना नहीं, निदा है। ओके, मगर मसाज तो निदा करती है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपका गुलाम, कर दूंगा मसाज, कोई बात नहीं। सलार की बात सुनते हरम ने सवाल किया तो सलार ने मुलाजमा की तरफ इशारा किया, जिस पर हरम अपना दूधिया सफ़ेद हाथ सलार के माथे पर मारती बोली तो सलार ने गहरा सांस लेते जवाब दिया, जिस पर हरम ने अपना निचला होंठ लटकाते रोने की तैयारी पकड़ी तो सलार फौरन बोला और फिर इसे लेता उठ खड़ा हुआ। फिर हरम भागकर जाती सोफे पर बैठती अपना फ़्रॉक फैला गई, जबकि एक मुलाजमा ने नीम गर्म पानी का टब लाते इसके पैरों में रखा तो हरम ने दोनों पैर ऊंचे करते सलार को देखा। मतलब साफ था कि सलार ही इसका ट्राउज़र फोल्ड करते
इसके पाँव पानी में डिप करेगा। सिकंदर बलाच के इशारा करने पर फ्रूट्स की एक प्लेट मुलाजमा ने लाते सलार को पकड़ाई तो सलार गहरा सांस भरते आगे की जानिब बढ़ा, जबकि सिकंदर बलाच के इशारा करने पर सलार के सब दोस्त सोफों पर बैठे। आप ये खाएं, मैं आपकी मसाज करता हूँ। सलार की बात सुनते हरम ने फौरन से प्लेट पकड़ी और फोर्क की मदद से सेब का टुकड़ा उठाते मुंह में रखा, जबकि सलार एक घुटना फोल्ड करके इसके पैरों में बैठा और फिर इसने हरम का ट्राउजर फोल्ड करते इसके पैर टब में मौजूद पानी में डाले। 2 मिनट बाद सलार ने इसके पाँव निकालते इन पर क्रीम्स का मसाज शुरू किया। सलार खामोशी से बैठा मसाज करता रहा, जबकि हरम मजे से फ्रूट्स खाती रही। मसाज खत्म होने के बाद सलार ने टॉवल से इसके पाँव खुश्क किए, जबकि हरम जो फ्रूट्स खत्म कर चुकी थी अब मुस्कुराकर अपने गार्ड को देख रही थी, जो खड़ा होता अब अपने हाथ खुश कर रहा था। सलार को अपनी बेटी की इतनी केयर करते देखकर सिकंदर बलाच को खुशी हुई। फिर सलार के कहने पर हरम ने दवाई ली। आज दवाई लेने में हरम ने कोई बहस ना की। फिर सलार सिकंदर बलाच से इजाजत लेते हरम को साथ लिए वापस से शॉपिंग के लिए रवाना हो गया। इस वक्त वो सातों दोस्त और हरम मॉल ऑफ इस्तांबुल में घूमकर कमाल साहिब के वलीमे की शॉपिंग कर रहे थे। हरम ने जोर से अपने गार्डजी का बाजू पकड़ा हुआ था कि कहीं वो गार्डजी से दूर ना हो जाए। सब लोग इस वक्त एक ब्रांड की बुटीक में खड़े जेंट्स 4 पीस पसंद कर रहे थे, जो वो सब लड़के मिलकर कमाल साहिब के वलीमे पर पहनने वाले थे। सलार ने हरम को अपने सब दोस्तों से मिलवाया था, मगर हरम को सिर्फ एक हया नाम याद था, बाकी वो भूलकर अपने नाम बना चुकी थी। मासा मुफा, अब हम तीनों में से ये मखलूक कौन सी है? एक ही हो सकती है, तुम्हें बुला रही है वो। हरम के अजीब नाम पर जोयान फौरन बोला तो उमैस ने मुस्कुराते जवाब देते मशारिब को हरम की तरफ मुतवज्जा किया। मासा मुफा, वो ऑरेंज वाला गार्डजी को दो। मेरा नाम मशारिब है और अब इनमें से ऑरेंज कौन सा है? हरम की बात सुनते मशारिब तब कर बोला तो सबने अपनी हंसी दबाई। फिर सलार ने आगे बढ़ते ग्रे 4 पीस पकड़ा तो हरम ने इसे घूर कर देखा, जिस पर सलार ने फौरन से वो 4 पीस जोयान को पकड़ाते ब्राउन 4 पीस पकड़ा तो हरम ने गुस्से से आगे बढ़ते ब्लैक 4 पीस इसे पकड़ाया, जो हरम के मुताबिक ऑरेंज था। फिर सलार चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा तो हरम मैडम इसके साथ आई। आप हया के पास खड़ी हो, मैं चेंज करके आता हूँ। हरम इधर आओ, ये देखो ये कैसा रहेगा गार्डजी के लिए। सलार की बात सुनते हरम ने मुंह बनाते आंखों में आंसू लिए नफी में सर हिलाया तो उंजिला और मरियम आगे बढ़ती इसको टाइट दिखाती बोली, जिस पर हरम टाइट देखने में मसरूफ हुई। तो सलार फौरन से चेंजिंग रूम में घुसा। फिर थोड़ी देर बाद सब लड़के चेंज करते आते लड़कियों के सामने खड़े होने लगे। सबसे पहले मशारिब ग्रे 4 पीस में बाहर आया और फिर इसने सब लड़कियों को कैट वॉक करके दिखाई, जबकि इस नौटंकी की हरकतों पर सब लड़कियां लोटपोट हुई। मासा मुफा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू भुलक्कड़। हरम को अपना मासा मुफा इतना पसंद आया कि वो तालियां मारती बोली, जिस पर मशारिब जलकर बोलता अंदर की जानिब गया। फिर जोयान मस्टर्ड 4 पीस में बाहर आया तो हरम ने मुंह बनाते हयाम को देखा, जिस पर हयाम ने हंसते इसे वापस अंदर की जानिब भेजा। फिर उमैस नेवी ब्लू 4 पीस में बाहर आया तो सब लड़कियों ने इसे ओके का साइन दिया। फिर सलार ब्लैक 4 पीस में बाहर आया तो हरम ने खुशी से छलांगे मारते तालियां बजाई तो सब ने इसका ऑरेंज, जो असल में ब्लैक 4 पीस था, ओके किया। फिर जोयान ब्राउन रंग के 4 पीस में बाहर आया। आपकी शक्ल अच्छी नहीं, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये लो ग्रीन पहनो। जोयान को देखते हरम मुंह बनाती बोली तो सबने कहका लगाया, जिस पर जोयान ने सलार वाली ट्रिक अपनाते मुंह बनाया तो हरम ने व्हाइट 4 पीस उठाते इसे पकड़ाया, जबकि इसके मुंह से व्हाइट को ग्रीन सुनते मशारिब ने सब्र का घूंट भरा। फिर जोयान व्हाइट 4 पीस पहनने बाहर आया तो सबको इसका ये 4 पीस पसंद आया और फिर वो इस 4 पीस को लेते शॉप से बाहर निकलते फूड कोर्ट की तरफ बढ़े। गार्डजी, मैंने फ्राइज खाने हैं। सिर्फ फ्राइज नहीं हरम, साथ में बर्गर भी खाना है। वो देखे सामने हया बैठी है, आप उसके पास जाए, मैं लेकर आता हूँ। हरम की बात सुनते सलार फौरन बोला तो हरम ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो मूर्ति हयाम की तरफ बढ़ी। अभी वो आधा रास्ता भी ना पहुंची थी कि एक लड़के ने गुजरते हुए इसे जानबूझकर टक्कर मारते इसे छूने की कोशिश की। इससे पहले कि वो लड़का हरम को छूता, किसी ने बीच में से ही इसका हाथ पकड़ लिया था। अपने गार्डजी को अपने पास खड़े देखकर हरम फौरन से सलार के बाजू को चिपकी, जबकि सलार ने इस लड़के का हाथ घुमाकर इसके बाजू की हड्डी तोड़ दी। इसके बाजू से आवाज़ सुनाई देते इस लड़के की चीखें बुलंद हुई तो सब लोग इस तरफ मतवज्जा हुए। मासा मुफा, गार्डजी रिलैक्स हरम, आपको फाइटिंग पसंद है तो देखो कैसे गार्डजी इस गंदे लड़के की पिटाई करते हैं। मशारिब को अपने कंधों पर हाथ रखते देखकर हरम परेशानी से बोलती सलार की तरफ इशारा कर गई, जिस पर मशारिब ने इसे रिलैक्स करते सवाल किया तो हरम ने हाँ में सर हिलाया। फिर मशारिब फौरन बोला तो हरम ने मुंह बनाते अपने गार्डजी को देखा। हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। सलार इस लड़के की चीखें नजरअंदाज करता गुस्से से बोलता इसके पेट में मुक्का जड़ गया, जिस पर वो लड़का कराकर झुका तो सलार ने इसकी कमर में कोहनी मारी तो वो लड़का जमीन पर गिरा। फिर सलार ने इसे कॉलर से पकड़ते खड़ा किया और जोर से अपना सर इसके मुंह पर मारा तो इस लड़के के नाक से खून किसी फवारे की तरह फूटा।
फिर सलार ने रख कर मुक्का इसके मुंह पर मारते इसे पीछे को धक्का देते जोर से एक मुक्का नीचे से ऊपर की जानिब ले जाते इसकी थोड़ी पर मारा तो इस लड़के के होंठों से खून निकलने लगा। जबकि वो लड़का बेहोश होता ज़मीन पर गिरा तो सलार सीधा होता हरम के पास आया और इसे बाजुओं से थाम गया। आप ठीक है मैम? सलार के सवाल पर हरम इसे देखती देखती एकदम ही होशो हवास से बेगाना होती इसकी बाहों में झूल गई। जबकि हरम को बेहोश होते देखकर सब लोग हैरान हुए। फिर सलार इसे गोद में उठाता वहां से भागा तो इसके दोस्त भी इसके पीछे भागते वहां से निकलते चले गए। जबकि सिक्योरिटी वालों ने आकर इस बेहोश लड़के को उठाते वहां से फौरन जगह क्लियर कर दी। ये मंजर है सेंट्रल हॉस्पिटल इस्तांबुल तुर्की का, जहां पर सफ़ेद कॉरिडोर पर इस वक्त सलार और इसके सब दोस्त एक कमरे के बाहर खड़े थे। वो सब लोग हरम को मॉल ऑफ इस्तांबुल से डायरेक्ट यहाँ लाए थे और आते साथ ही हरम को एडमिट कर लिया गया था। सलार के बताने पर सिकंदर बलाज और फहद भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सलार, क्या हुआ मेरी बेटी को? पता नहीं सर, मॉल में एक लड़के ने मैम से बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और मैंने इस शख्स की अच्छी तरह धुलाई की, मगर जब मैं मैम के पास पूछने आया कि वो ठीक हैं या नहीं तो वो मुझे देखते ही बेहोश हो गई। मैं उन्हें फ़ौरन यहाँ ले आया। डॉक्टर्स ने इन्हें एडमिट कर लिया है मगर अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं देखता हूँ। सिकंदर बलाज की बात सुनते सलार परेशानी से सब बताता गया। सलार की बात सुनते सिकंदर बलाज परेशानी से बोलते अंदर की जानिब बढ़े, जबकि फहद सलार के पास ही बाहर खड़ा हुआ। कुछ देर बाद सिकंदर बलाज इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए तो फहद आगे बढ़ा। क्या हुआ सर, मैम ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस इसे अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। कुछ देर में इसे होश आ जाएगा, फिर वो घर जा सकती है। बच्चों, तुम सब घर जाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सलार, तुम भी घर जाओ, कल वक्त पर ड्यूटी पे आ जाना। जी सर। फहद का सवाल सुनते सिकंदर बलाज गहरा सांस भरते बोले और फिर सलार और इसके दोस्तों को घर जाने का बोला। तो सलार हाँ में सर हिलाता अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। जबकि तकरीबन आधे घंटे बाद सिकंदर बलाज भी हरम को लेते वापस कसरे सिकंदर आ गए। तारीख थी 30 अप्रैल। मुल्क था तुर्की, शहर था इस्तांबुल और वक्त था रात के 8 बजे का। मंजर था हार्वेस्ट हेवन का। हार्वेस्ट हेवन 7 केनाल पर मुश्तमिल एक बड़ा और इंतहाई खूबसूरत फार्म हाउस था जो कि कमाल उमर की मलकियत था। इस फार्म हाउस का नाम हार्वेस्ट हेवन इसकी खूबसूरती और बड़े से सरसब्ज लॉन की वजह से दिया गया था। इस फार्म हाउस के लॉन में बैठकर इंसान को एक दिली सुकून, अमन और हिफाजत का एहसास होता था। इसके बड़े से लॉन में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया था और 7 कनाल में से 2 कनाल पर एक आलीशान सा हट की शक्ल का घर बनाया गया था। हार्वेस्ट हेवन इस्तांबुल से दूर ब्यूकदा आइलैंड पर वाक़ था। अलवीना ने कमाल साहिब के शानदार वलीमे के लिए अपने बाप का यही फार्म हाउस सिलेक्ट किया था। इसे बचपन से ही ये फार्म हाउस बेइंतहा पसंद था। सब मेहमानों को 6 बजे का इन्विटेशन दिया गया था और सभी लोग वक्त की पाबंदी करते कबाताश पहुंच चुके थे। कबाताश इस्तांबुल से 18 मिनट दूर यूरोपीय हिस्से में बास्फोरस के किनारे कराकुए और बशकताश के दरमियान वाक़या एक मोहल्ला है जिसमें टाक्सिम स्क्वायर तक जाने वाला फेनिकुलर रेल सिस्टम, ट्रॉम और बहरी जहाज जैसे मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस शामिल हैं। यहाँ आने वाले सियाहों को कबाताश फेरी सर्विसेज भी फ्राहम करता है जो यूरोपीय साइड के मुख्तलिफ आइलैंड्स पर लेकर जाता है। कबाताश से आप अपने लिए प्राइवेट और पब्लिक कोई सी भी फेरी सर्विस मुंतखब कर सकते हैं। अलवीना ने कबाताश पर बहुत सी प्राइवेट फेरीज अपने मेहमानों के लिए पहले ही बुक करवा दी थी और सब मेहमान इन फेरीज में सवार होकर ब्यूक अदा हार्वेस्ट हेवन जाने वाले थे। कमाल साहिब तो अपने बच्चों की इतनी शानदार तैयारी पर हैरान थे। हाँ ठीक है, इन्होंने वलीमे की इजाज़त दे दी थी मगर इसका ये मतलब तो नहीं था कि इनके वलीमे की खातिर इनके बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाएं। जाजिब ने अलवीना को बहुत बार कहा था कि वो सब मेहमानों को डायरेक्ट हार्वेस्ट हेवन का इनविटेशन दे। अब ये इन सब की मर्जी है, वो फेरिस से आई या जैसे मर्जी, मगर अलवीना और मशारिब ने इसकी एक ना सुनी थी और फेरिस बुक करते सबको कबाताश का इन्विटेशन दिया था। कबाताश से ब्यूकदा का रास्ता 1 घंटे 40 मिनट का था, इसलिए फेरी में अलवीना ने सबके लिए जूसेस और कुछ स्नैक्स का इंतज़ाम किया था। इस वक्त सब लोग फेरीज में मुख्तलिफ किस्म के जूसेस और स्नैक्स का मज़ा लेने के साथ तस्वीर बनवाने में मसरूफ़ थे। कमाल साहिब ने ग्रे 3 पीस पहना था जबकि मशारिब और इनके सब दोस्तों ने 4 पीस पहने थे। उस्मान और जाजिब ने भी 4 पीस पहना था जबकि सब लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी थी। हयाम ने वाइट साड़ी पहनी थी, इसे ये साड़ी ज़बरदस्ती जोयान ने खुद से मैचिंग लेकर दी थी। उंजिला ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। दुकान में आधा घंटा बहस करने के बाद उंजिला ने ये साड़ी सिलेक्ट की थी जो अनजाने में उमैस से मैच कर गई थी। मरियम ने मशारिब की जिद पर ग्रे साड़ी ली थी जबकि हरम ने अपने गार्ड जी से मैचिंग ऑरेंज, जो कि असल में ब्लैक था, साड़ी ली थी। इशाल ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जबकि उस्मान को ज़बरदस्ती सबने रेड 4 पीस लेकर दिया था।
जाजिब ने डार्क ग्रे 4 पीस पहना था जबकि अलवीना को सबने सी ग्रीन साड़ी पहनाई थी। सब बच्चे इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। शीजल को ग्रे मैक्सी पहनाई गई थी। सर पर पाकिस्तानी दुल्हनों की तरह दुपट्टा सेट किए वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। शीजल के खानदान वाले सब पाकिस्तान में रहते थे, इसलिए इनमें से किसी को भी वलीमे पर मद्दू नहीं किया गया था। कुछ शीजल इन्हें मद्दू करना भी नहीं चाहती थी। सब बच्चे इस वक्त फेरी के फ्रंट पर खड़े तस्वीर बनवा रहे थे। हरम भी सिकंदर बलात से इजाज़त लेती अपने गार्ड जी के साथ यहाँ खड़ी थी। वो सलार का हाथ जोर से थामे हुए थी। इसे लग रहा था तेज़ हवा इसे अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। उस्मान, इशाल, जाजिब और अलवीना भी इनके साथ ही खड़े तस्वीर बनवा रहे थे। उस्मान और जाजिब की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि उस्मान 30 का जबकि जाजिब 28 का था, मगर इन दोनों की ना सिर्फ दोस्ती हुई थी बल्कि फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए थे। मशारिब करा अपने आईफोन से सबकी तस्वीर बना रहा था। सबसे पहले उंजिला और मरियम ने अलग अलग और फिर एक साथ तस्वीर खिंचवाई थी, जबकि इन दोनों को पोज करना बाकी सब बता रहे थे। फिर हयाम अपनी वाइट साड़ी का पल्लू झटकती एक अदा से आगे बढ़ी थी। सुनहरे बाल स्विस रोल में कैद किए न्यूड मेकअप के साथ वो गजब ढा रही थी। हयाम खड़ी होती खुद ही मुख्तलिफ पोज देती तस्वीरें बनवा रही थी। फिर सबके कहने पर जोयान ने भी इसके साथ खड़े होते तस्वीर बनवाई थी। छोटे, जोड़ी अच्छी है वैसे। ये जो कांड कर चुकी है ना, उसके बाद में जो जोड़ी बनती नज़र नहीं आ रही। यानी कि तुम मेरी छोटी भाभी ढूंढ चुके हो। उस्मान की हल्की आवाज़ में बोलने पर जोयान नाक मुंह चढ़ाता हल्की आवाज़ में बोला तो इशाल ने आते सवाल किया, जिस पर जोयान सर झुकाते मुस्कुराए तो इशाल ने फ़ौरन से अपने छोटे भाई का गाल चूमा, जिस पर जोयान ने उस्मान के सीने में मुँह छुपाते ओवर एक्टिंग की तो इशाल और उस्मान ने हंसी दबाई। चलो भुलक्कड़, तुम्हारी भी खींचता हूँ। ओके मासा मूफा, मगर मेरी गार्ड जी के साथ खींचो, मैं इनका बाजू नहीं छोड़ूंगी। क्यों? ये तुम्हारा खसम है जो तुम इस गार्ड का बाजू नहीं छोड़ोगी? मशारिब की बात सुनते हरम खुशी से बोली तो ज़यान ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर हरम ने अपना मुंह फुलाया। इतनी तेज़ हवा है, अगर मैं उड़ गई तो? नहीं उड़ती तुम, हम हैं, तुम्हें पकड़ लेंगे, आ जाओ। मासा मूफा, अगर मैं उड़ गई तो पक्का पकड़ लोगे ना? हरम के सवाल पर सबने कहका लगाया। फिर मशारिब बोला तो हरम नीम रजामंद होती बोली, जिस पर मशारिब ने हाँ में सर हिलाया। ये जितनी सुकड़ी है उड़ भी सकती है। उस्मान की बात पर सब ने एक बार फिर कहका लगाया, जबकि हरम मुंह बनाती एक कदम आगे बढ़ी और सीधी खड़ी हुई। चलो बनाओ, इधर आओ और अच्छे अच्छे पोज दो, बाजी फरखंदा ना बनो। मेरा हैंड पकड़ो, मैं उधर जाऊं। हरम मुस्कुराकर बोली तो मशारिब मुंह बनाता इसे घूर कर बोला, जो बामुश्किल आधा इंच अपने गार्ड जी से आगे आई थी। मशारिब के मुंह बनाने पर हरम पास खड़े जाजिब के आगे अपना नाजुक हाथ करती बोली तो जाजिब ने नफ़ी में सर हिलाते इसका हाथ पकड़ा। सबका यही ख्याल था कि जाजिब इसे आगे कॉर्नर पर ले जाएगा, मगर मुंह तो सबके तब खुले जब जाजिब के हाथ पकड़ने पर हरम खुद ही आगे कॉर्नर की तरफ बढ़ी। इन दोनों को देखकर लग रहा था कि हरम जाजिब को कॉर्नर पर ले जा रही है, जबकि होना इसका उल्ट चाहिए था। अब जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे पोज करो। नी, मैं खुद करूँगी पोज और सबसे अच्छे करूँगी। मशारिब की बात सुनते हरम फ़ौरन बोली तो मशारिब ने हाँ में सर हिलाया। इसे पूरी उम्मीद थी हरम पहले की तरह सीधी खड़ी होगी, मगर हैरान तो सब तब हुए जब हरम अपने लंबे सुनहरे खुले बालों में हाथ डालती किसी मॉडल की तरह खड़ी हुई। सबसे बड़ा मुंह सलार का खुला था। अब खींच भी दो बच्ची की तस्वीर। हाँ। सबको स्टिल होते देखकर हयाम हंसती बोली तो मशारिब बौखलाता हुआ बोला। फिर फ़ौरन से हरम की तस्वीर खींच गया। फिर हरम उल्टी होती किसी मॉडल की तरह पीछे कैमरे को देखती तस्वीर खिंचवाने लगी, अब गार्ड जी के साथ, क्योंकि हम दोनों ने रेड पहना है। रेड नहीं, ब्लैक हरम। नी, रेड पहना है हमने। हरम की बात सुनते अलवीना परेशानी से बोली तो हरम ने मुंह बनाकर जवाब दिया, जबकि मशारिब ने इसे घूर कर देखा। वो ब्लैक को ऑरेंज से रेड बना चुकी थी। जबकि अलवीना को दोबारा मुंह खोलते देखकर मरियम ने फ़ौरन इसके खान में हरम की तबीयत बताई तो अलवीना को इस मासूम परी पर तरस और टूट कर प्यार आया। फिर मशारिब के इशारा करने पर सलार जाता हरम के पास खड़ा हुआ। गार्ड जी, आप यहाँ टेक लगा कर बैठे। हरम की बात सुनते सलार कॉर्नर पर लगी रेलिंग को टेक लगाता बैठा तो हरम सलार के कंधे पर हाथ रखती खड़ी हुई। चलो मासा मूफा, खींचो अब। परफेक्ट कपल। स्माइल करें गार्ड जी। हरम की बात सुनते मशारिब मुस्कुराता बोला। वो दोनों इस तरह से पोज करते वाकई इस वक्त परफेक्ट कपल लग रहे थे। जबकि मशारिब की बात पर सलार ने इसे घूर कर देखा तो हरम फ़ौरन बोली, जिस पर सलार ने मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा तो मशारिब ने इनकी तस्वीर खींची। क्या हुआ, सब खैरियत? बिल्कुल, तुम्हें क्यों लगा खैरियत नहीं? बस वैसे ही। खैर छोड़ो, ये बताओ तुर्की में कब तक हो? सलार और हरम को तस्वीरें बनाते देखकर जाजिब उस्मान को देखता बोला, जो शक्ल से कुछ परेशान लग रहा था। जबकि उस्मान मुस्कुराता बोला तो जाजिब ने कंधे उचकाते सवाल किए, जिस पर उस्मान मुस्कुराता मुड़कर सीने पर हाथ बांधता जाजिब को देखता आईब्रो उचका गया। इरादे क्या हैं जाजिब साहब?
एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी ड्रेस पर खड़े हो गए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? उस्मान के सवाल पर जाजिब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक 18-19 साल की लड़की हल्के गुस्से से बोली, तो सब लोग इस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए जो उस्मान को घूर कर देख रही थी। आई एम सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं। तो फिर इन फजूल आंखों पर चश्मा लगाएं ताकि आपको कुछ दिखे तो सही। माहा छोड़ो ना, वो कह तो रहे हैं कि गलती से आया है, सॉरी भी बोला उन्होंने। लंबे लाइट ब्राउन बाल जिन्हें स्टाइल से दोनों साइड पर पिन किया गया था, सुर्खो सफ़ेद रंगत, खड़ी तीखी छोटी सी नाक जिसमें गोल छल्ले के स्टाइल की गोल्डन नोजपिन डाली गई थी, गुलाबी गाल, नाजुक होंठ जिन पर लाइट पिंक लिप ग्लोज लगाया गया था, मासूम छोटी लाइट ब्राउन आंखें। वो लड़की इंतहा की खूबसूरत थी। लाइट पिंक स्टाइलिश पैरों को छूता स्लीवलेस फ्रॉक ज़ेबतन किया गया था। इसकी स्टाइलिश फ्रॉक के कंधों से नीचे ज़मीन तक खुले बाजू थे जो इसकी दूधिया सफ़ेद बाजू को छुपाने में नाकाम थे। इसके स्टाइलिश फ्रॉक के ही एक बाजू पर उस्मान बेध्यानी में पाँव दे चुका था और अब तक उसी पर खड़ा था। माहम शाह के इसे नीचे की तरफ इशारा करने पर उस्मान शर्मिंदगी से बोलता फ़ौरन से अपने पाँव हटा गया, जिस पर माहम शाह उर्फ माहा हल्के गुस्से से बोली तो इसके पास खड़ी लड़की ने इसे बाजू से पकड़ते जवाब दिया, जिस पर माहा ने इसे घूर कर देखते आईब्रो झुकाया। इनके सॉरी से मेरा ड्रेस साफ हो जाएगा? मैं माहम शाह अब ये गंदा ड्रेस पहनकर फंक्शन अटेंड करूंगी। माहा स्वीटहार्ट क्या हुआ? मॉम देखे ना, इन्होंने मेरे इतने प्यारे ड्रेस पर पाँव दे दिया। अब मेरा ड्रेस गंदा हो गया है, अब मैं क्या करूं? माहम के गुस्से से सवाल करने पर एक 40 साल की सोबर सी खातून इसके पास आती प्यार से बोली तो माहम ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर पहले इन्होंने ड्रेस को देखा और फिर इस हसीन ड्रेस पर पाँव देने वाले को। अपने सामने सैयद उस्मान अलवी को देखते वो लेडी हल्का सा मुस्कुराई। इट्स ओके माहा, उन्होंने जानबूझकर थोड़ी दिया है पाँव, और ठीक है ड्रेस तुम्हारा, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम ड्रेस की फिक्र छोड़ो, मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाती हूँ जिसके लिए मैं स्पेशल तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मॉम मुझे नहीं मिलना आपकी किसी फ्रेंड से, मुझे न्यू ड्रेस चाहिए बस। पागल लड़की, ऐसे नहीं कहते, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। तहमीना शाह की बात पर माहम जिद्दी अंदाज में बोली तो तहमीना ने इसे आंखें निकालते वॉर्न करते जवाब दिया, जिस पर माहम मुंह बनाती खामोश हो गई। तभी आयशा बेगम इन सबके पास आई। अरे आयशा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुमने कहा था ना तुम मेरी लाडली से मिलना चाहती हो, तो लो इससे मिलो, ये है मेरी लाडली बेटी माहम शाह। माशाल्लाह माहम, तुम तो बहुत प्यारी हो। सच में तहमीना, अलवी साहिब सही कह रहे थे, तुम्हारी बेटी वाकई ही में हीरा है, हीरा। मॉम, आप इन्हें जानती हैं? तहमीना की बात सुनते आयशा बेगम माहम को प्यार करती बोली तो ज़ोयान ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर आयशा बेगम ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, ये मेरी बचपन की दोस्त है तहमीना शाह, बिजनेसमैन ताहिर शाह की बीवी, और ये इनकी बेटी है माहम शाह। तुम्हें पता है ज़ोयान, ये भी डॉक्टर बनना चाहती है। तुम्हारे बाबा जब लास्ट टाइम तुर्की आए थे तब माहम से मिले थे और इन्हें माहम बहुत पसंद आई थी। तुम्हें पता है तहमीना, पाकिस्तान जाकर अलवी साहिब ने माहम की इतनी तारीफ़ें की थी कि बस मैंने उसी वक्त सोच लिया था मैं माहम को अपनी बहू बनाऊंगी। अरे नहीं, बहू नहीं, बेटी बनाऊंगी। बिल्कुल आयशा, माह तुम्हारी बेटी है, हमें तो ज़ोयान बेटा पहले से ही पसंद था। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग आपस में इंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। आयशा बेगम की बात सुनते सब लोग परेशान होते एक दूसरे को देखने लगे। वो माहम को अपने किस बेटे के साथ ब्याहने का सोच रही थी, इस बात पर सबका हैरान होना तो बनता था। जबकि इनकी बात पर तहमीना मुस्कुराती ज़ोयान को एक नज़र देखती बोली तो ज़ोयान को तुर्की का आसमान खुद पर गिरता महसूस हुआ, जबकि इसके बाकी दोस्तों का भी यही हाल था सिवाय हयाम के। उस्मान, जाजिब और रिशाल ने भी परेशानी से एक दूसरे को देखा, जबकि तहमीना की बात सुनते माहम ने भी ज़ोयान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जिसका मतलब साफ था कि वो लड़की भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं, अपने माँ बाप की वजह से बस खामोश है। अपने बेटे पर तुर्की का आसमान गिराने के बाद आयशा बेगम इसे एंजॉय करने का कहती तहमीना के साथ वहाँ से चली गई, जबकि ज़ोयान के सब दोस्तों ने परेशानी से इसे देखा। वो सभी इसके दिल के हाल से वाकिफ़ थे। ज़ोयान को खामोश होते देखकर माहम ने गहरा सांस भरा। व्हाट, आंटी तेरा रिश्ता तय करी है? तूने बताया नहीं माहा। हे एवरीवन, गेस व्हाट, हमारी प्यारी और छोटी सी महाशाह अब महाशाह नहीं रही, वो अब माहम ज़ोयान अलवी होने वाली है। सीरियसली? कांग्रेट्स माहा, यार तूने तो हम सबका हार्ट थ्रोब चुरा लिया। नज़र रखना अपने इतने क्यूट और डैशिंग शौहर पर। यहाँ तो हमसे सैयद उस्मान अलवी हैंडल नहीं होता और माहा तू क्यूटनेस ओवरलोडेड की बीवी बनने वाली है। हाय माहा, क्या किस्मत पाई है तूने। माहम के पास खड़ी दोस्त एक्साइटेड होती बोली और फिर वो अपनी सब दोस्तों को आवाज़ देती ऐलान करने वाले अंदाज में बोली तो माहा की दूसरी दोस्तें हैरानगी से पूछते इसे मुबारकबाद देते मुस्कुराते मशवरा दिया तो माहा की तीसरी दोस्त इसे गले लगाते बोली, जिस पर माहा ने मुंह बनाते इसे देखा। बस भी करो, तुम सब तो ऐसे करियो जैसे पता नहीं ज़ोयान शहजादा चार्ल्स हो। बंद करो ये मुबारकबाद देना, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है।
क्यों महा, तुम्हें ये रिश्ता क्यों कबूल नहीं? अच्छा भला लड़का है, ना तुमने स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड बनाया ना अब बनाया, तो किस वजह से मना करोगी इस रिश्ते से? ए सुनो तुम मिस्टर, जाकर अपनी अम्मा जान को इस रिश्ते से मना करो। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ माहम शाह को रिजेक्ट करने की। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अभी डॉक्टर बनना है, एक कामयाब गायनेक, समझे? माहम की बात सुनते इसकी दोस्तें परेशान हुई, जबकि जोयान को कुछ हौसला हुआ कि चलो अच्छा लड़की भी तैयार नहीं इस रिश्ते के लिए। माहम की बात सुनते इसकी दोस्त मुंह बनाती सवाल कर गई, जिस पर माहम गुस्से से मुड़ती जोयान को देखती बोली तो इसकी हिम्मत पर इसकी दोस्तों ने आंखें फैलाई। जबकि उस्मान को वो लड़की पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, मगर फिर इसे अपनी भाभी के रूप में सुनते वो खामोश हो गया था। मैं खुद भी तुम जैसी बदतमीज़ लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तुम ना भी कहती तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता। बिल्कुल इस सुनहरे बालों वाली चुड़ैल के सामने तुम्हें कुछ नज़र थोड़ी आएगा। आया बड़ा, तुम ना भी कहती तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता। चलो लड़कियों। हाँ। माहम की बात पर जोयान तप कर बोला तो माहम गुस्से से जवाब देती, एंड में इसकी नकल उतारती बोली, फिर अपनी सब दोस्तों को वहाँ से लेती एक अदा से अपने बाल झटकती वहाँ से चली गई। जबकि इसके मुंह से खुद के लिए चुड़ैल लफ्ज़ सुनते हयाम हैरान भी हुई और इसे इस बदतमीज़ लड़की पर गुस्सा भी आया। छोड़ दे मुझे उमैस, आज मैं इसका गला दबा दूंगा। वो तो ठीक है, पर मैंने तुझे पकड़ा कब है? तो पकड़ लेना। तू क्या चाहता है अंधे शराजी? मैं मशारिफ के बाप का वलीमा ना खाऊं बल्कि जेल में चक्की पीसूं? जोयान गुस्से से एक झटका खाता यूं बोला जैसे उमैस इसे जबरदस्ती रोक रहा हो। जबकि इसकी बात सुनते उमैस परेशानी से बोला तो सबने जोयान की नौटंकी पर अपनी हंसी दबाई। जबकि जोयान मुंह बनाता गुस्से से बोला तो हयाम आती उमैस के पास खड़ी होती इन दोनों को देखने लगी। दिल ना लगाना, दिल तोड़ देते हैं, नया मिले तो पुराना छोड़ देते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जब हासिल हो जाए तो खाक बराबर, रिस्क भी, इश्क भी, नसीब भी, रकीब भी। हयाम जोयान को देखती शेर बोली तो जोयान ने परेशानी से नासमझी में सवाल किया, जिस पर हयाम मुस्कुराकर दोबारा से शेर बोल गई। जबकि जोयान ने परेशानी से एक नज़र सबको देखा। वो सभी हयाम की बातों पर हैरान थे। साफ साफ बोलो हया, क्या कहना चाहती हो? मेरी बात पर गौर करो जोयान, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं कोई पहेली तो नहीं बोल रही, शेर बोल रही हूँ। इसकी गहराई में जाओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जोयान के सवाल पर हयाम हल्की मुस्कुराहट से बोली तो जोयान ने इसे हैरानगी से देखा। आखिर इसे हुआ क्या था जोयान की समझ में ना आया। मगर हया, वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे वो देखकर अक्सर निगाहें फेर लेता था, ये दर पर्दा हकारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। अभी जोयान बोला ही था कि हयाम इसकी बात काटती फिर से एक शेर बोल गई, जबकि हर बार दिल के लफ्ज़ पर वो जोयान के सीने पर दिल वाले मुकाम पर दस्तक देती। हयाम का ये शेर सुनकर उस्मान और जाजिब को कुछ गलत लगा। शायद वो हयाम के शेर में छुपा दर्द समझ चुके थे। क्या तुम मेरे भाई को छोड़ दोगी? अगर तुमने मेरे भाई को छोड़ना ही था तो इसकी ज़िंदगी में आई ही क्यों? चलो अगर तुम जोयान की लाइफ में आ भी गई तो फिर जोयान को बाउंड्रीज पार करने क्यों दी? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? किसी की मासूम हंसी के पीछे दर्द को महसूस तो करो। सुना है हंस हंस के लोग खुद को सजा देते हैं। उस्मान की बात सुनते जाजिब भी परेशानी से बोला तो जोयान ने फौरन सवाल किया, जबकि हयाम हल्की मुस्कुराहट से इन दोनों को देखती बोली। इसने शेर की पहली लाइन हरम को देखते बोली, जो बिला वजह खड़ी हंस रही थी, जबकि दूसरी लाइन उदासी से जाजिब और उस्मान को देखते बोली तो अलवीना और इशाल को भी इसकी बात समझ आ गई। फिर इशाल गुस्से से आगे बढ़ी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो हयाम, तुम मेरे भाई को यूं बीच में नहीं छोड़ सकती हो। वो पागल है तुम्हारे लिए, और इतना तो तुम समझ गई होगी अब तक। बच्ची तो हो नहीं तुम जो तुम्हें समझ ना आए कुछ। हयाम, तुम जोयान को मोहब्बत की राह में यूं भटकता नहीं छोड़ सकती। मोहब्बतें ज़वाल पर निभाई जाती हैं, अरूज पर तो पराए भी अपने हो जाते हैं। इशाल हयाम का बाजू दबोचती हल्के गुस्से से बोली तो अलवीना ने भी परेशानी से इसे देखते जवाब दिया, जिस पर हयाम वन साइडेड मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती बोली तो उस्मान, जाजिब, इशाल और अलवीना ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम मेरे भाई को हिजर की सज़ा नहीं दे सकती हयाम। यही नसीब था मेरा, यही मुकद्दर था। रहा वहाँ भी मैं प्यासा जहाँ समंदर था। इशाल के हल्की आवाज़ में गुस्से से बोलने और हयाम का बाजू झंझोड़ने पर हयाम इशाल के कंधे पर हाथ रखती हल्की मुस्कुराहट से बोली तो इशाल ने नफ़ी में सर हिलाते इसका हाथ झटका, जिस पर हयाम ने गहरा सांस भरा। बाकी सब तो परेशानी से इन दोनों को देख रहे थे। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो तुम जोयान की ज़िंदगी में आई ही क्यों? दिल की आवाज़ और दर्द मेरा नसीब है। वो एक शख्स जो मर्गे तबीब है। अलवीना की बात सुनते हयाम नम लहजे में बोलती वहाँ से चली गई, जबकि इसकी आंख में चमकते आंसू वहाँ खड़े हर शख्स ने देखे थे। आपी, ये सब क्या है? ये क्या बोल रही थी? कोई मुझे समझाएगा?
ज़ोयान ब्यूकदा आ गया है, पहले फंक्शन ख़त्म करते हैं फिर इस सब के बारे में बात करेंगे, अभी चलो। ज़ोयान के परेशानी से सवाल करने पर इशाल ने इसे उदासी से देखा। तभी एक वेटर आता अलवीना के पास खड़ा होता, हल्की आवाज़ में कुछ बोलता वहाँ से चला गया। जबकि अलवीना परेशानी से ज़ोयान को देखती बोली और वहाँ से चली गई। जबकि इसके जाने के बाद बाकी सभी एक-एक करके वहाँ से निकलते चले गए। अभी कमाल साहिब का वलीमा हयाम की बातों से ज़्यादा ज़रूरी था। इस वक्त सब लोग हार्वेस्ट हेवन के लॉन में मौजूद थे, जहां सब लोग लॉन की वाइट गोल्डन सेटिंग देखते अश अश कर रहे थे। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक दूसरे के कानों में घुसे कानाफूसी करने में मसरूफ थे। वाह अलवीना, तुमने तो बाप के वलीमे के लिए इतनी तैयारी की है। चलो अच्छा है तुम्हारे बाप का वलीमा दोबारा खा लिया। तुम्हारा वलीमा खाना पता नहीं नसीब हो भी या नहीं। वैसे माशाल्लाह से कितने साल की हो गई हो। आप फ़िक्र ना करें आंटी, अगर आप इन सब बातों के बाद जन्नत में चली गई हुई तो बच्चों के वलीमे का खाना हम आपको पैक करवा कर वहाँ भिजवा देंगे। हयात तुम झूठ बोल रही हो, ये आंटी ऐसी बातें करके बिल्कुल भी जन्नत में नहीं जाएंगी, इन्हें तो आग में भी जगह नहीं मिलेगी। अपनी चाची की बात सुनते अलवीना कुछ उदास हुई। फिर इनके मुस्कुराकर सवाल करने पर अलवीना ने मुंह खोला ही था कि हयाम आती मुस्कुराकर बोली, जिस पर इस औरत ने घूर कर हयाम को देखा। जबकि हयाम की बात पर पास खड़ी हरम हंसती बोली तो अलवीना की चाची गुस्से से वहां से चली गई, जबकि बाकी सबसे अपनी हंसी दबाना महाल हुआ। फिर एक औरत आती हरम के पास खड़ी हुई। माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी हो, क्या नाम है तुम्हारा? हरम सिकंदर। ओह अच्छा, तुम सिकंदर बलाज की बेटी हो। इस औरत के सवाल पर हरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो औरत खुशी से बोलती हरम को प्यार करने लगी। जी वो मेरे बाबा जान है। अच्छा अच्छा, कितना पढ़ी हो? 10 बजे तक पढ़ी हूँ। हरम की बात पर इस औरत ने सवाल किया तो हरम अपने दोनों हाथों की उंगलियां दिखाती बोली, जिस पर अलवीना और इशाल ने हरम को हैरानगी से देखा। जबकि मेशारिब ने सलार को इशारा किया कि देख अब मजा आएगा। अरे नहीं बेटा, मेरा मतलब है कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? मतलब पढ़ाई कहाँ तक की है? हरम की बात पर वो औरत परेशानी से मुस्कुराकर बोली तो हरम ने सवाल किया, जिस पर वो औरत कुछ सोचते सवाल कर गई। बेबा बिल्ली तक, इसके आगे नहीं आता मुझे। अच्छा पढ़ाई मैं बाबा से पूछ लूँगी तुम्हारी। वैसे हाइट कितनी है तुम्हारी? एक तो आजकल की लड़कियां हील्स पहन लेती हैं, पता ही नहीं चलता। मेरी हाइट गार्ड के दिल तक है। हरम का जवाब सुनते सबने सर झुकाते अपनी हंसी दबाई। जबकि हरम चेहरे पर मासूमियत से जाए खड़ी रही तो वो औरत परेशानी से बोलती अलवीना को देखने लगी, जिस पर अलवीना ने हाँ में सर हिलाया तो हरम सलार के दिल के मुकाम पर हाथ रखती बोली, जबकि इस वक्त हील्स के साथ वो सलार के कान तक आ रही थी। हरम की बात सुनते इस औरत ने सलार को देखा जो हरम से मैचिंग किए खड़ा मुस्कुरा रहा था। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गार्ड जी हैं? वैसे ये गार्ड लगता तो नहीं। हाँ तो ये सिर्फ मेरे गार्ड जी हैं, आप इन पर नजर ना रखें, मुंह उधर करें। तुम्हारे साथ कोई मसला है? इस औरत की बात सुनते हरम ने गुस्से से इस औरत को घूर कर देखा जो इसके गार्ड जी को देख रही थी। फिर हरम हल्के गुस्से से बोलती इस औरत का मुंह अपने हाथ से दूसरी जानिब कर गई, जिस पर सबको अपना कहकर रोकना मुश्किल काम लगा। मशारिब और ज़ोयान तो अपना कहकर रोकने के चक्कर में लाल सुर्ख हो रहे थे। जबकि वो औरत हल्के गुस्से से बोली तो हरम ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। मुझे ना इस साड़ी का ब्लाउज बहुत चुभ रहा है। और जो अंदर। हरम मुंह बनाती बोली तो इसकी अगली बात समझते सलार ने फौरन पीछे से इसके मुंह पर हाथ रखा। जबकि वो औरत हैरानगी से आंखें फाड़ती हरम को देखती वहां से खामोशी से चली गई। जबकि इस औरत के जाने के बाद इन सबका मुश्तरका कहका गूंजा। अलवीना, इशाल, जाजिब और उस्मान बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गए। फिर अलवीना मुस्कुराकर अपने बाप के पास गई जो अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास खड़ा बातों में मसरूफ था। बाबा चले स्टेज पर मॉम के साथ बैठे, हमें कुछ पिक्चर्स लेनी है और फिर सबने सलामी भी देनी है। अलवीना मैं कोई 25 का लड़का नहीं हूँ, शीजल बैठी हुई है ना स्टेज पर, बस काफ़ी है, मेरा बैठना ज़रूरी नहीं। ये सब तो आपको निकाह से पहले सोचना चाहिए था कमाल साहब। अब अगर आप ये कांड कर चुके हैं तो शराफत से बच्चों की बात मान लें, वरना अच्छा नहीं होगा। अलवीना की बात सुनते कमाल साहिब सबसे एक्सक्यूज करते एक तरफ हुए, फिर परेशानी से सामने स्टेज पर बैठी शीजल को देखते बोले, जो पता नहीं मशारिब की किस बात पर हंस रही थी। जबकि कमाल साहिब की बात सुनते जाजिब फौरन बोला तो कमाल साहिब ने घूर कर इसे देखा। अच्छा, वरना क्या करोगे तुम? बाप को धमकी दे रहे हो? मैं मशारिब कमाल आपके ऊपर छोड़ दूंगा कमाल साहिब। नाफरमान औलाद, कभी तो बाबा बोल लिया करो मुझे। कमाल साहिब ने गुस्से से बोलते सवाल किया तो जाजिब ने आंखें टपटपाते मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते जवाब दिया, जिस पर कमाल साहिब ने सामने खड़े मशारिब को देखा जिसके चेहरे की खुशी ही आज अलग थी। फिर कमाल साहिब आप होने का रूप झाड़ते गुस्से से बोले तो जाजिब ने हाँ में सर हिलाया। मशारिब,
अभी जाजिब बोला ही था कि कमाल साहिब फौरन से स्टेज की तरफ बढ़े, क्योंकि इन्हें अपने छोटे सपूत से अच्छे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मशारिब कमाल इन्हें स्टेज पर ले जाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता, वो भी मेहमानों का लिहाज किए बगैर, इसलिए इन्होंने खुद ही स्टेज पर जाना मुनासिब समझा। जबकि इन्हें स्टेज पर जाते देखकर जाजिब और अलवीना हंसी दबाते इनके पीछे बढ़े। आइए आइए कमाल साहिब, आपका ही इंतजार था। मशारिब, बाबा का नाम लेते हैं। सॉरी लिटिल मॉम। आइए बाबा, आपका ही वेट था, बैठे ना। कमाल साहिब को स्टेज पर चढ़ते देखकर मशारिब मुस्कुराता बोला तो शीजल ने आईब्रो उचकाते सवाल किया, जिस पर मशारिब मुस्कुराकर बोलता कमाल साहिब को देखने लगा, जो खड़े इसे ही देख रहे थे। तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? नहीं, मेरी गोद में क्यों बैठेंगे आप? आपकी अपनी जाती बीवी है बाबा जान, अब भले से आप उनकी गोद में बैठे या उन्हें अपनी गोद में बिठाएं, मुझे क्या, ऐਵੇਂ मेरी टांगे तोड़ेंगे। ढीठ औलाद, तुम दुल्हे की जगह पर बैठे हो, जबकि दुल्हा मैं हूँ। कमाल साहिब के सवाल पर मशारिब कंधे उचकाता बोला तो सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि कमाल साहिब हल्के गुस्से से बोले तो मशारिब ने मुंह बनाया। कितना शौक है आपको दुल्हा बनने का बाबा जान? बाबा जान, आप ये अपनी गैर ज़रूरी औलाद को छोड़े, मुझे ये बताएं, आपने सुन्नत पूरी की है? कौन सी सुन्नत? कमाल साहिब के दुल्हा वाली बात पर जाजिब तंजिया बोला तो कमाल साहिब ने घूर कर इसे देखा, जबकि मशारिब सोफे पर मजीद फैलकर बैठता बोला तो सबने इसे हैरानगी से देखा। जबकि कमाल साहिब ने आईब्रो उचकाते सवाल किया, क्या मतलब, आपको सुन्नत का नहीं पता? आपका वलीमा जायज़ है भी या नहीं? ला हौला वला कुव्वता। मशारिब इनके पेट पर हाथ मारता परेशानी से बोलता स्टेज पर खड़े सबके चेहरे लाल कर गया, जबकि शीजल ने कंफ्यूज होते नजरें झुकाई तो कमाल साहिब लाल चेहरे के साथ गुस्से से बोले, इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, दुआ हो गई, अब मेरे सवाल का जवाब दें। भैया, आपको तो सुन्नत का भी नहीं पता था कि जब तक मियाँ बीवी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू ना कर लें तब तक वलीमा जायज़ नहीं। अब मुझे शक हो रहा है कि आपने मेरी लिटिल मॉम को बीवी माना भी है या नहीं। पता चले वलीमे का हमारा इतना खर्चा हो जाए और सवाब मुझे और बच्चों को कख ना मिले, तो बताएं आपका वलीमा जायज़ है या नहीं। खुदा ने दुनिया की सबसे कमीनी औलाद मुझे ही देनी थी, जा रहा हूँ मैं, बैठे रहो यहीं पर अब। अरे नहीं बाबा जान, आप तो गुस्सा खा गए, चले नाराज ना हो, ये देखे मैं उठ गया हूँ, बैठ जाएं आप। मशारिब की बात सुनते सब लड़कियों के चेहरे लाल हुए, जबकि जाजिब के सिवा सब लड़कों ने अपनी हंसी दबाई तो कमाल साहिब गुस्से से बोलते वापस जाने के लिए मुड़े, जिस पर मशारिब फौरन खड़ा होता इनका बाजू और कंधा पकड़ता बोला, जबकि कमाल साहिब ने गुस्से से इसे देखा। मासा मुफा, जब मेरे बाबा नाराज होते हैं तो मैं इन्हें किसी देती हूँ, फिर वो जल्दी से मान जाते हैं, आप भी किसी दे दें। थैंक यू भुलक्कड़। बाबा जान, आपको मेरे से किसी चाहिए थी, पहले बोलते, यूँ बहाने तो ना ढूंढे। यार, मैं मशारिब कमाल हूँ, आपका बेटा, शीजल कमाल नहीं जिसकी किसी के लिए आपको नाराज़गी का ड्रामा करना पड़ेगा। चले इधर आए, शाबाश। हरम की बात सुनते मशारिब इसे देखता फ़ौरन बोला तो हरम मुस्कुरा दी, फिर मशारिब कमाल साहिब को देखते बोला तो शीजल का चेहरा लाल हुआ, जबकि कमाल साहिब ने अपनी गंदी औलाद को घूर कर देखा, जो इनका कंधा और बाजू पकड़े खड़ा मुस्कुरा रहा था। मशारिब के चेहरे से शरारत साफ टपक रही थी, जिस पर कमाल साहिब को मजीद गुस्सा आ रहा था। मशारिब, बस करो, दूर हटो बाबा से। जी नहीं, मैं अपने बाबा जान को किसी देकर हटूंगा। अब बताएं बाबा जान, आपको किसी कहाँ चाहिए, माथे पर या गालों पर? होठों पर तो अब आप लिटिल मॉम से ही लेंगे। दूर हो जाओ मुझसे, गंदी औलाद। अलवीना की बात सुनते मशारिब मुस्कुरा कर बोला और फिर किसी सिनफे नाजुक की तरह कमाल साहिब के सहारे खड़ा होता हाथ लहरा लहरा कर बोला, जबकि अपनी आखिरी बात मशारिब ने सरगोशीनुमा आवाज में की, जो कमाल साहिब के सिवा करीब खड़ी अलवीना भी ना सुन सकी। जबकि मशारिब की बात सुनते कमाल साहिब गुस्से से इसे खुद से दूर धक्का देते बोले। कमाल साहिब की शक्ल देखते सब लड़के समझ चुके थे कि मशारिब साहिब ने फिर कोई टेढ़ी ही बात की है, जबकि मशारिब का ये रूप शीजल जो पहली बार देख रही थी वो हैरानो परेशान थी। कितने झूठे निकले तुम कमाल, 25 साल तुमने मेरे साथ गुजारे, हमने हर गर्म सर्द मौसम एक साथ गुजारा और आखिर में तुम भी बेवफा निकले। कमाल, तुमने मुझे धोखा देकर इस हुसन की मलका से शादी कर ली, आखिर क्या कमी थी मुझ में? कमाल बताएं, क्या कमी थी? कमाल साहिब तेरे मल्टी जेंडर से परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये हुसन की मलका चुन ली। ठीक कहा तुमने बाबू, इतना सा जेंडर का ही तो मसला था, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, बेवफा और धोखेबाज। देख रही हो बहन, इस हुसन की मलका के लिए तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ दिया। मशारिब फुल ड्रामाई अंदाज में लड़की बनता कमाल साहिब का सीना पीट पीट कर बोला तो जाजिब ने लुकमा देना फर्ज समझा, जिस पर मशारिब पहले जाजिब को देखता बोला और फिर आगे बढ़ता अलवीना के हाथ थामता बोला, जबकि इस ड्रामा किंग को देखते हार्वेस्ट हेवन में मौजूद तमाम मेहमानों का हंस हंस कर बुरा हाल था। मशारिब कमाल को देखते सिकंदर बलाज को अपनी बड़ी बेटी इस वक्त बहुत याद आई, वो भी यूं ही अपने बाप को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी और पूरे पूरे ड्रामे करती सिकंदर बलाज को गुस्सा दिलाती थी, जैसे अभी मशारिब कमाल साहिब को दिलवा रहा था।
बस कर मेरी ड्रामा क्वीन, आजा कोई बात नहीं। बाबा आप इस नौटंकी को छोड़ें, आप बैठे मॉम के साथ। उफ मेरा जालिम सनम, मैं नहीं देख सकती इनको एक साथ। आज मैं यहाँ इनके पैरों में अपनी चूड़ियाँ तोड़ते हुए अपनी जान दूंगी। मत रोको मुझे साहब, आज मर जाने दो मुझे। कमाल साहिब का चेहरा देखते जोयान आगे बढ़ता मशारिब को पकड़ता बोला तो अलवीना अपनी हंसी दबाती बोली, जिस पर कमाल साहिब गुस्से से आते शीजल के साथ बैठे तो मशारिब एक बार फिर एक्टिंग करता कमाल साहिब के पैरों में बैठने लगा, जिस पर जोयान ने इसे अपने साथ लगाते रोका तो शीजल ने परेशानी से कमाल साहिब को देखा। बेगम ड्रामा कर रहा है वो। कमाल साहिब की बात सुनते शीजल ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। अभी वो इस शैतानों के चाचा जी से वाकिफ ही कहाँ थी, जबकि मशारिब जोयान की गर्दन में मुंह घुसेड़े यूं खड़ा था जैसे वाकई ही रो रहा हो और वाकई ही कमाल साहिब ने इसे धोखा दिया हो। मशारिब की एक्टिंग देखते सैयद इब्राहिम अलवी मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाते स्टेज पर चढ़े और फिर वो दोनों मियाँ बीवी कमाल साहिब को मुबारकबाद देते स्टेज से नीचे उतरे। फिर एक एक करके सब मेहमान सलामियाँ और मुबारकबाद देते गए। कुछ देर बाद खाना खोल दिया गया तो कमाल साहिब उठते स्टेज से नीचे उतरे, जबकि जाजिब और अलवीना भी इनके साथ स्टेज से उतरते मेहमानों के खाने का इंतजाम संभालने लगे, जबकि मशारिब एक बार फिर कमाल साहिब की जगह पर बैठकर शीजल से बातें करने लगा। सुनो वेटर, मालिक के लिए खाना लगाओ जल्दी, मालिक को भूख लगी है। जाजिब को स्टेज के पास खड़े देखकर मशारिब फौरन बोला तो जाजिब ने गहरा सांस भरते नफ़ी में सर हिलाया। वो अच्छे से जानता था कि ये भुक्कड़ सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर भूख नहीं। जाजिब के कहने पर दो आदमियों ने आते स्टेज पर मशारिब और शीजल के आगे खाना लगाया तो मशारिब फौरन आगे को झुकता खाना डालने लगा। इसके सारे दोस्त भी जाजिब के कहने पर स्टेज पर ही डेरा डाल चुके थे। लिटिल मॉम, आपको खाने में क्या दूं? नहीं मशारिब, तुम खाओ, मैं बाद में खाऊंगी। ओह, बाद में अपने जानू के साथ खाएंगी? मशारिब का सवाल सुनते शीजल मुस्कुराकर बोली तो मशारिब इसे छेड़ने के अंदाज में बोला, जिस पर शीजल ने इसे आंखें दिखाई तो वो मुस्कुराता हुआ खाना खाने लगा, जबकि इसे खाने में मसरूफ होते देखकर सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा, खास तौर पर कमाल साहिब ने।